रियल एस्टेट बेस्ट असेट क्लास है। यह है निवेश का सबसे बेहतरीन विकल्प। इस तरह का ज्ञान, या यूं कहें कि ज्ञान का शोर तो आपने भी सुना ही होगा। जब मैं रियल एस्टेट को एक असेट क्लास के रूप में सवाल उठाता हूं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट यह साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि यह न केवल एक रियल असेट है, बल्कि यह सबसे बेहतरीन असेट क्लास है। जब मैं यह तर्क देने की कोशिश करता हूं कि घर एक बुनियादी जरूरत है या बेसिक नीड है, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, तो मुझे बताया जाता है कि यह धन कमाने और अमीर बनने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब मैं यह सवाल करता हूं, क्या रियल एस्टेट को एक और ट्रेडिंग कमोडिटी की तरह एक्सचेंज किया जाना चाहिए, तो मुझे याद दिलाया जाता है कि अमीर लोगों ने रियल एस्टेट में ही धन कमाया है। मैसेज क्लियर है। कृपया रियल एस्टेट को सबसे बेहतरीन असेट क्लास, बेस्ट असेट क्लास के रूप में स्वीकार करें और इस पर सवाल ना करें कि यह एक असेट क्लास है या नहीं है। ठीक है, भले ही मैं इस बात से सहमत हो ही जाऊं कि तकनीकी रूप से रियल एस्टेट भी एक असेट क्लास है, मेरे पास यह मानने के बहुत सारे वजह हैं कि यह निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन असेट क्लास, बेस्ट असेट क्लास नहीं है। आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। मैंने हाल ही में एक डिटेल्ड वीडियो विश्लेषण किया था जिसमें मैंने यह तर्क दिया है कि तकनीकी रूप से रियल एस्टेट एक असेट होने के बावजूद इसे एक असेट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। उस वीडियो के बाद से क्रिटिक्स एक बार फिर अपने इन्फ्लुएंस का पूरा इस्तेमाल करके यह साबित करने में लग गए हैं कि रियल एस्टेट ही सबसे बेहतरीन असेट क्लास है। मैं जहां भी जाता हूं, बिल्डर लॉबी मेरा विरोध करने के लिए मौजूद रहती है और मुझे यह समझाने की कोशिश करती है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदने के खिलाफ अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझसे पूछा जा रहा है कि आप रियल एस्टेट के इतने खिलाफ क्यों हैं? प्रॉपर्टी बाजार में मंदी से आपको क्या फायदा होता है? कहीं यह आपके बिजनेस इंटरेस्ट से अलाइंड तो नहीं है? खैर, मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि मेरा इंटरेस्ट है बस एक ही, आम कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट। और इसलिए आज मैं फिर से सवाल करता हूं कि बेस्ट असेट क्लास की परिभाषा क्या है? आप कैसे परिभाषित करते हैं कि कौन सा असेट क्लास बेस्ट है या दूसरे अन्य असेट क्लास से बेहतर है? असेट क्लास और उसकी बेस्ट या वर्स्ट रैंकिंग को इवैल्यूएट करने का मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स आखिर है क्या? सच यह है कि बेस्ट शब्द बहुत सब्जेक्टिव है और पर्सनल चॉइसेस और गोल्स पे निर्भर करता है। क्या बेस्ट असेट क्लास का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है भी? मैंने इसे ऑनलाइन भी अच्छी तरह से ढूंढा, लेकिन इसका कोई निश्चित उत्तर मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं असेट क्लास के मेरिट्स का मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग पॉसिबल मैट्रिक्स से यह एनालाइज करने का प्रयास कर रहा हूं, क्या रियल एस्टेट बेस्ट असेट क्लास है। एक असेट क्लास का इवैल्यूएशन जिन बेंचमार्क पे मैं कर सकता हूं वो हैं कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, आरओआई पर्सपेक्टिव, वोलेटिलिटी पर्सपेक्टिव, लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर्सपेक्टिव, होल्डिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर्सपेक्टिव और रिस्क पर्सपेक्टिव। अब आइए इन 7 बेंचमार्क्स पे रियल एस्टेट का इवैल्यूएशन, रियल एस्टेट का मूल्यांकन करते हैं। कैश फ्लो पर्सपेक्टिव। रिच डैड पुअर डैड फेम के जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो कहते हैं प्राइमरी हाउस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बीच में एक अंतर रखना चाहिए। हम भारतीय हर रियल एस्टेट को एक असेट मान लेते हैं, जो अपने आप में एक फ्लॉड आर्गुमेंट है। केवल एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, चाहे वो एडिशनल घर हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, एक असेट के रूप में क्वालिफाई होती है और निश्चित रूप से वह प्राइमरी घर नहीं जिसमें आप रहते हैं, लेकिन आप अपने घर को एक असेट मानते हैं और इसे बेस्ट असेट क्लास भी कहते हैं। अब सवाल यह है, क्या रियल एस्टेट कैश फ्लो के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है?
यदि आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है तो भी आरओआई पर्सपेक्टिव के नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले यह बताना जरूरी है कि रियल एस्टेट का कैश फ्लो कई फेवरेबल कंडीशंस पे निर्भर करता है, जैसे कि राइट प्रॉपर्टी, राइट लोकेशन, एरिया का डिमांड सप्लाई फैक्टर और टेनेंट की अवेलेबिलिटी। ये कभी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान या अन्य रेकरिंग डिपॉजिट और विड्रॉवल प्रोडक्ट्स को मैच नहीं कर सकता है। आरओआई पर्सपेक्टिव, किसी भी असेट क्लास का मूल्यांकन करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। रियल एस्टेट का आरओआई क्या है? मुश्किल से 2% रेंटल वैल्यू और एक्स्ट्रा 6-7% कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कुल मिलाकर ओवरऑल सिंगल डिजिट में ही होता है। और इसका रिटर्न तो सोने जैसा सेफ असेट से भी कम है, जहां की सोने में भी लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट रिटर्न मिल जाता है। और फिर प्रॉपर्टी के लिए आपको बोरोइंग कॉस्ट क्या है? 8% से कम नहीं। और अगर आपके पास अपनी खुद की भी पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब भी आपको अपने पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, ताकि पता चल सके कि रियल एस्टेट का आरओआई भारत में सबसे कम है। यहां तक कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में भी, जहां एक्सपेक्टेड रेंटल रिटर्न 5 से 6% के रेंज में है, हर तरफ खाली पड़े मॉल एक अलग ही सच्चाई बयां करते हैं। इसलिए बेस्ट असेट क्लास के रूप में रियल एस्टेट आरओआई के बेंचमार्क पर भी फेल हो जाता है। वोलेटिलिटी पर्सपेक्टिव, वोलेटिलिटी इंडेक्स किसी भी असेट क्लास के इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस को डिफाइन करने का एक प्रमुख पैरामीटर है, और यहीं पे रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट कूद पड़ते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी कैपिटल मार्केट जितनी वॉलेटाइल नहीं होती है, और इसलिए यह न केवल इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ जगह है, बल्कि बेस्ट असेट क्लास भी है। जरा सोचिए, आप प्रॉपर्टी मार्केट की वॉलेटिलिटी की जांच कैसे करते हैं? क्या रियल एस्टेट का कोई सेंसेक्स होता है? अगर ऐसा होता ना, तो रियल एस्टेट सेंसेक्स में शायद ज्यादातर ट्रेडिंग दिनों में लोअर सर्किट लग जाता। चूंकि आप शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव को घंटे दर घंटे देखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतों की जांच कुछ वर्षों के अंतराल पर करते हैं। इसलिए आप यह मान लेते हैं कि रियल एस्टेट की कीमतें वॉलेटाइल नहीं होती। किसी ऐसे इंसान से पूछिए जिसे संकट के समय इमरजेंसी में अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, और वह इमरजेंसी सेल्स प्राइस की वजह से कितना प्राइस सेंसिटिव था उसका मार्केट। लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव, यदि कोई असेट क्लास लिक्विड नहीं है और जरूरत के समय उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो आइडियल असेट क्लास नहीं है। इस दिए गए पैरामीटर पर शेयर और म्यूचुअल फंड हाई स्कोर करते हैं। यहां तक कि सोने को भी एक आइडियल लिक्विड असेट माना जाता है, लेकिन लिक्विडिटी के मामले में रियल एस्टेट का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। जरूरत पड़ने पर आप इसे बेच ही नहीं सकते, और खरीदार मिलने में महीनों लग सकते हैं। इसलिए लिक्विडिटी के लिहाज से रियल एस्टेट एक आइडियल असेट क्लास नहीं है। बेस्ट असेट क्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह माना जाने वाला बेस्ट असेट क्लास लिक्विडिटी के मामले में सबसे खराब असेट क्लास है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर्सपेक्टिव, किसी भी अन्य असेट क्लास, चाहे वह स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो या सोना, उसकी तुलना में रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हालांकि कैपिटल गेन्स टैक्स सभी असेट क्लास पर लागू होता है, लेकिन प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। प्रॉपर्टी खरीदते समय आप जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और अन्य ट्रांसफर कॉस्ट का भी भुगतान करते हैं, और बेचते समय आपको ट्रांसफर चार्जेस जैसे एडिशनल एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं। अगर प्रॉपर्टी बेचते समय बाजार फेवरेबल नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी खरीदने वाला नया खरीदार स्टैंप ड्यूटी का कुछ बर्डन शेयर करने के लिए कहता है, तो यह एक एडिशनल लॉस हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आप ज्वेलरी के रूप में सोना खरीदते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है। हाँ, रीसेल में आप ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस खो देते हैं, जो सामान्यतः कुल लागत का 3 से 5% होता है, लेकिन रियल एस्टेट में आप 5% जीएसटी और 7% स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करते हैं, और प्लस के एडिशनल बर्डन का यहां कोई अंत ही नहीं है।
होल्डिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट पर्सपेक्टिव, किसी भी अन्य असेट क्लास की तुलना में प्रॉपर्टी की होल्डिंग कॉस्ट बहुत अधिक है। सोने में बस आपको एक बैंक लॉकर की आवश्यकता होती है। शेयर में आप स्टॉक ब्रोकर को कुछ मामूली सी रकम पे करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के साथ आपको मंथली मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही मरम्मत और अन्य रखरखाव लागत भी होती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती ही रहती है। इसलिए इस दिए पैरामीटर पर भी रियल एस्टेट बिल्कुल भी बेस्ट असेट क्लास नहीं है। प्रॉपर्टी की होल्डिंग कॉस्ट किसी भी अन्य असेट क्लास की तुलना में बहुत ज्यादा है। रिस्क पर्सपेक्टिव, जब रियल एस्टेट को बेस्ट असेट क्लास के रूप में पेश करने के सभी अन्य तर्क विफल हो जाते हैं, तो वेस्टेड इंटरेस्ट यह उपदेश देने लगते हैं कि रियल एस्टेट एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। कैसे? सिर्फ इसलिए कि सोने के चोरी होने का खतरा है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बाजार से जुड़े जोखिमों के अधीन है। सच तो यह है, प्रॉपर्टी के साथ बराबर के ही, अगर अधिक ना भी हो तो, रिस्क जुड़े होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बिल्डर नियर फ्यूचर में कोई काम करता दिख भी नहीं रहा है, और वो आपको बताएगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है। शहरों में कई वीरान पड़े मॉल रियल एस्टेट से जुड़े वास्तविक जोखिमों के पोस्टर्स हैं। लैंड के मामले में भी अगर कोई इलीगल एंक्रोचमेंट होता है तो आपको 10, 15, 20 साल तक अदालत में भटकना पड़ता है, और आपको अब कभी पता नहीं चलता कि आपको आखिरकार वह मिलेगा भी या नहीं। हो सकता है कि जब आप वह प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तब जमीन का मालिकाना हक ही फर्जी हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया आदेश में यह भी कहा है कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि ओनरशिप का फुल प्रूफ एविडेंस हो। इसलिए मैंने यह मूल्यांकन करने के लिए कि कोई असेट क्लास बेस्ट असेट क्लास है या नहीं, 7 दिए गए पैरामीटर पर रियल एस्टेट का विश्लेषण किया है। इनमें से किसी एक भी डिटरमिनेंट्स पे प्रॉपर्टी का स्कोर अच्छा नहीं है। फिर भी वेस्टेड इंटरेस्ट एक एवरेज इंडियन का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि उसे यह विश्वास दिलाया जा सके कि रियल एस्टेट ही रियल असेट है और इसलिए बेस्ट असेट क्लास है। बेशक बिल्डर लॉबी के पास जिस तरह की मनी पावर है, उसके आधार पर उनके लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना बहुत आसान है, लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण या कंपैरेटिव एनालिसिस से साफ पता चलता है कि रियल एस्टेट बेस्ट असेट क्लास नहीं है। असली समस्या यह है कि अगर आप सच बोलते हैं और बिल्डर लॉबी के हाई बजट वाले नैरेटिव को चुनौती देते हैं तो आपको निशाना बनाया जाता है, और यही ऑनेस्ट एनालिसिस के काम को काफी चैलेंजिंग बना देता है। मैं इतने सालों से इन चुनौतियों का सामना कर रहा हूं और मुझे यकीन है इस वीडियो पर भी उतनी ही तीखी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन यही तो उस जनता को शिक्षित करने का मजा भी है जिसका ब्रेन वॉश किया गया है और जिसे एक कल्चरल कंडीशन से यह मानने के लिए मजबूर किया गया है कि रियल एस्टेट बेस्ट असेट क्लास है। क्या अब भी आप ऐसा मानते हैं? अगर हां, तो मैं बस अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूं, सिंपैथी ही दे सकता हूं। अलविदा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।